हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ ललित एंड हम कर रहे हैं इनकम टैक्स यूनिट नेट कॉमर्स एग्ज़ाम की जो है उसमें हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सैलरी, राइट। द इनकम अंडर सैलरी हेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया, अलाउंसेस टॉपिक कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, और आज हम बात करेंगे परक्यूसाइट्स की, कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है बेसिकली मीनिंग एंड क्या टैक्स प्रोविजंस है, और व्हेन वी कैलकुलेट द इनकम अंडर सैलरी हेड तो कैसे इनका ट्रीटमेंट करा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बेसिकली अंडरस्टैंड परक्यूसाइट्स क्या होते हैं। बेसिकली यू कैन से द एडिशनल जो भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, तो वो सारे हमारे परक्यूसाइट्स में आ जाता है। जैसे कि अगर आपको रहने के लिए घर दे रहा है, आपसे रेंट नहीं ले रहा है, आपको अगर मान लो कार प्रोवाइड कर रहा है या कोई एसेट प्रोवाइड कर रहा है यूज़ करने के लिए, सो वो सारी चीज़ें हमारी आती है परक्यूसाइट्स में, राइट। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो हमें ये प्रोविजंस जो है ये याद रखने हैं, और फिर उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सेबल जब हम निकालनी होती है हमें इनकम, उसके बेसिस पे जो चीज़ें होती है हमें कंसीडर करनी होती है। सो अगेन मेक श्योर ये चीज़ें जो आपको याद रहे, परसेंटेज याद रहे, क्योंकि इन परसेंटेज से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आने हैं। सो फर्स्ट परक्यूसाइट की अगर हम बात करें तो वो है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में अगर हमने डिवाइड कर दिया है, एक हो गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयज़ है, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, और एक है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़। तो अगर आपको हाउस मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से जहाँ पे आपको कोई रेंट नहीं देना है, रेंट फ्री हाउस है, तो उस केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कैसे टैक्सेबल होगी वैल्यू। अनफर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड हाउस मीन्स होता है जहाँ पे कि आपको फर्नीचर प्रोवाइड नहीं करा गया, ओनली रहने के लिए जगह प्रोवाइड करी गई है, रूम हो गया लेकिन वहाँ कोई फर्नीचर नहीं है। तो जो भी लाइसेंस फ़ी होती है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स, वो क्या होती है एज अ टैक्सेबल वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है, बिकॉज हमने पढ़ा था परक्यूसाइट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सैलरी। तो जो भी लाइसेंस फ़ी है वो ऐड हो जाती है, और इन केस फर्निश्ड हाउस है तो जो भी यहाँ पे लाइसेंस फ़ी है उसके साथ ऐड कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो टोटल अगर आपके पूरे घर में जो फर्नीचर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है दैट इज़ फॉर 1 लाख रुपीज़, तो अगर उसका हम 10% अगर हम निकाल ले तो हो गया 10,000। तो जो भी लाइसेंस फ़ी आई, सपोज 15,000 लाइसेंस फ़ी आई एंड 10,000 आपका हो गया यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो 25,000 आपके क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे सैलरी, राइट, एंड इट विल बी टैक्सेबल। सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि कैसे वैल्यूएशन करी जाती है। सेकंड, अगर हम बात करें अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो और एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय हो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। अनफर्निश्ड हाउस की अगर हम बात करें, सिटी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपकी सिटी है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है एज़ पर 2001 सेंसस 25 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, 15% ऑफ द सैलरी अगर एकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर, अगर जो जिस घर में आप रह रहे हो जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने, वो ओन भी वही कर रहा है, दैट इज़ द ओनर ऑफ दैट एकोमोडेशन, राइट। तो उस केस में जो 50% सैलरी है आपकी वो एज अ चार्ज होगी एंड ऐड होगी आपकी सैलरी में फॉर टैक्स लाइबिलिटी। एंड अगर क्या कर रखा है कि एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे रेंट पे लेके आपको दे रखा है, तो इस केस में जो लीज़ का अमाउंट या जो रेंट का अमाउंट जो पे करना है वो, या 15% ऑफ सैलरी जो भी लेस होगा दैट वुड बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम। तो अगर मान लो अगर जो एम्प्लॉयर है आपका वो 10,000 रुपये टैक्स पे कर रहा है और 15% ऑफ सैलरी आपका आ रहा है 15,000, तो इनमें से जो भी लेस होगा दैट शुड बी एडेड इन द परक्यूसाइट्स एंड वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, राइट। बट अगर यहाँ पे पॉपुलेशन है 10 लाख और 25 लाख के बीच, तो ये सेकंड केस है। तो इस केस में क्या होगा, जो थर्ड वाला केस है, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, लीज पे लिया और वो पेमेंट कर रहा है आपके यहाँ पे, वो दोनों सब में सेम रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर इज़ द ओनर ऑफ द एकोमोडेशन, तो यहाँ पे 10% हो जाएगा वो सैलरी का, जो भी आपकी सैलरी है तो उसका 10% जो वैल्यूएशन है वो ऐड होगा आपकी सैलरी में एंड उस पर टैक्स लगेगा। और अगर कोई और सिटी है, यहाँ पे हमारा हो गया कि जहाँ पे सिंपल जो 10 लाख से कम पॉपुलेशन है और कोई भी ऐसी सिटी है, तो वहाँ पे जो आपकी जो वैल्यूएबल होगी
परक्यूसाइड्स की वो होगी 7.5% ऑफ द सैलरी। एंड अगेन वो अगर एम्प्लॉयर ने लीज़ या रेंट पे लिया है और वो पे कर रहा है, तो जो भी अमाउंट है लीज और जो रेंट का है वो पे करने वाला अमाउंट या 15% ऑफ सैलरी, जो भी लेस होगा वो जो होगा ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में, एंड दैट विल बी टैक्सेबल, राइट। एंड अगर हम बात करें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की फर्निश्ड हाउस की, तो सेम थिंग, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, हम यही सारी चीज़ें जो अभी हमने करी। फर्निश्ड हाउस में क्या, फर्नीचर भी अगर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, तो इन केस जो फर्नीचर है वो ओन कर रहा है अगेन एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का पर्सनल फर्नीचर है, ही इज़ द ओनर, तो 10% जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगा। बट अगर उसने क्या करा है, बाहर से रेंट पे लिया है, जो हायर करा है, देन जो एक्चुअल हायर चार्जेस वो पे कर रहा है, देन वही आपके जो सैलरी में ऐड होंगे, एंड दैट विल बी टैक्सेबल, राइट। सेकेंड, अगर एकोमोडेशन कोई रिमोट एरिया में प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयर आपको, तो उस केस में जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल, दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड रिमोट एरिया बेसिकली यहाँ पे मीन्स द एरिया दैट इज लोकेटेड एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ टाउन दैट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000। तो अगर कोई टाउन है, अगर उसकी पॉपुलेशन 20,000 उससे कम है, तो दैट बेसिकली एरिया कंसीडर रिमोट एरिया, दैट शुड बी 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ टाउन, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है 20,000 से कम होनी चाहिए। सो उस केस में जो एकोमोडेशन आपको मिल रही है दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। अगर आपको एकोमोडेशन मिल रही है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, सपोज़ आप एक सिटी में रह रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करी जा रही है, राइट, और आपके पास अभी भी जो एकोमोडेशन है दूसरी प्लेस में, लाइक सपोज़ आप क्या करा, मुंबई से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए, मुंबई में भी आपके पास अभी एकोमोडेशन है और आप दिल्ली में आ गए, तो उस केस में जो 90 डेज़ है, 90 डेज़ तक तो क्या है, सिर्फ एक एकोमोडेशन जिसकी जो लोअर वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी। अगर मुंबई में लोअर वैल्यू है या दिल्ली में लोअर वैल्यू है, तो जो भी दोनों का लेस होगा वो टैक्सेबल होगा। बट आफ्टर 90 डेज़ तब भी दोनों, अगर आपके पास एकोमोडेशंस है उस टाइम पे, देन दोनों ही आपकी जो परक्यूसाइड्स है जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी आपकी सैलरी में, एंड दैट वुड बी टैक्सेबल, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। तो समटाइम्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं एकोमोडेशन होटल में, तो उस केस में जो आपकी सैलरी का 24% पार्ट है वो जो होगा टैक्सेबल होगा, और या तो फिर जो एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल है, जो होटल के जो भी एक्सपेंसेस है, आपके रूम का रेंट है, वहाँ का जो रहने का, एकोमोडेशन के सारे चार्जेस है, वो उन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा दैट शुड बी टैक्सेबल। तो या तो 24% ऑफ द सैलरी पेड, और या एक्चुअल चार्जेस, द लीस्ट ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल इफ़ द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। बट अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है और सिर्फ आपको 10-15 दिन के लिए एम्प्लॉयर ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने होटल में रहने के लिए आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करी है, तो अगर पीरियड 15 दिन तक रहता है और ट्रांसफ़र का अगर कुछ ऐसा केस है, तो उस केस में कोई वैल्यू जो है ऐड नहीं होगी, दैट शुड बी टेकन एज नील, सो ज़ीरो, राइट। तो वहाँ पे 15 दिन तक अगर है, 15 या 15 दिन से कम, तो आपको उसके लिए टैक्सेबल वो वैल्यू ऐड नहीं करी जाएगी। कंसेशनल एकोमोडेशन यहाँ पे हो गया कि अगर आपको कम रेट पे नॉर्मली जो भी एकोमोडेशन जो प्रोवाइड करेगी है, तो एज अ जो भी वैल्यू जो है एज्यूम करी जाएगी प्रॉपर्टी की एज अ रेंट फ्री, एंड जो भी जो अमाउंट पेबल होगा, एज अगर हम नॉर्मल बात करें रेंट के लिए, वो डिडक्ट कर देंगे जो भी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है एज अ रेंट फ्री, एंड देन उतना आपका जो होगा टैक्सेबल होगा। एनी अदर मॉनिटरी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपके बिहाफ पर, अगर आप एम्प्लॉय हो, राइट, और आपके बिहाफ पर कोई भी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने पे करा है, तो उस केस में जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे दिया है दैट शुड बी टैक्सेबल। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग करते हैं कि एम्प्लॉयर से अपना टैक्स कम करने के लिए कहते हैं कि एम्प्लॉयर उनका पे कर रहा है, बट उस केस में टैक्स कम नहीं होगा, दैट अगेन विल एडेड इन योर सैलरी एंड यू हैव टू पे टैक्स। सेम अगर LIC प्रीमियम है, अगर एम्प्लॉयर आपका पे कर रहा है, तो उस केस में भी जो पूरा सम है वो टैक्सेबल होगा। इवन अगर एक्चुअल पेमेंट करी है या नहीं करी, अगर वो ड्यू हुई है पेमेंट और आपका एम्प्लॉयर वो पे करता है, सो वो दैट इज़ टैक्सेबल और आपकी जो सैलरी में है वो ऐड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स।
सो समटाइम्स एज अ बोनस क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर बेसिकली शेयर्स दे देता है, राइट। तो ये हम कह सकते हैं काइंड में जब वो पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में भी क्या है, ये परक्यूसाइड जो है टैक्सेबल होगा। और उसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइंड होगी, फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है माइनस इफ़ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। सपोज आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए एम्प्लॉय को 2000 के, राइट, उसकी मार्केट वैल्यू है 2000 रुपीज़ टोटल जो भी शेयर्स थे, और आपने एम्प्लॉय से उसके लिए सिर्फ लिए 500 रुपये, तो जो रिमेनिंग 1500 है दैट शुड बी अ टैक्सेबल परक्यूसाइड अंडर प्रोविजंस। तो ये नहीं है कि आपने सैलरी की जगह अगर शेयर ले लिए तो वो आपके टैक्सेबल नहीं होंगे, यू हैव टू पे टैक्स, जो भी अमाउंट आपने पे करा है उसको डिडक्ट करके। सेम अगर यहाँ पे हो गया फ्रिंज बेनिफिट्स और कोई भी एडिशनल सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिंज बेनिफिट्स में आपका बेसिकली हो जाता है एडिशनल कुछ भी आपके फ़ायदे के लिए कुछ भी सर्विसेज एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें पहला हो गया हमारा इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। सपोज़ आपको लोन चाहिए और आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया, राइट, तो उस केस में जो भी बेनिफिट का अमाउंट है, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो जो भी रेट चार्ज करता है पर एनम एसबीआई, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका जो है टैक्सेबल होगा। बट दो केसेस ऐसे हैं जिसमें जो आपको जो लोन है उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो दो केसेस क्या है, अगर आपने जो एम्प्लॉयर से लोन लिया है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द स्पेसिफाइड डिजीज़, कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ है ऑलरेडी एक्ट में, उसके लिए लोन लिया है, सो दैट शुड नॉट बी टैक्सेबल। सेकेंड थिंग इज़ अगर लोन का अमाउंट टोटल जो है 20,000 से कम है तो उस केस में भी जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, द वैल्यू विल बी टेकन एज नील, राइट। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो मूवेबल एसेट्स में बेसिकली क्या, अगर कोई भी एसेट्स अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर यूज़ करने के लिए, तो उस केस में जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 10% होगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट, और जो भी हायर चार्जेस उसने पेड करे हैं वो अमाउंट। तो उन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा दैट शुड बी एडेड टू द इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड दैट शुड बी टैक्सेबल। बट अगर लैपटॉप्स और कंप्यूटर अगर प्रोवाइड करा है उस केस में दैट शुड बी नॉट टैक्सेबल। तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर आर नॉट टैक्सेबल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और उसने अगर एसेट आपको प्रोवाइड करा है तो उसका जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो आपको 10% जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है या जितना जो एक्चुअल हायर चार्जेस पे कर रहे हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड एंड टैक्सेबल। ट्रांसफ़र ऑफ एनी मोबाइल एसेट, तो इस केस में भी अगर कोई आपके एम्प्लॉयर आपको ट्रांसफ़र करता है कोई एसेट, तो उस केस में जो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है बाय आफ्टर रिड्यूसिंग द नॉर्मल वियर और टीयर, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो हटाने के बाद जो वैल्यू है एम्प्लॉय की, जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। तो अगर कोई भी एसेट लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इक्विपमेंट, मोटर कार या एनी अदर एसेट एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र कर रहा है आपको, सो आफ्टर रिड्यूसिंग बाय द नॉर्मल वियर और टीयर अमाउंट दैट शुड बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो 50% WDV मेथड, दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करके जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा। मोटर कार की बात करें तो 20% होगा यहाँ पर, एंड एनी अदर कोई अदर एसेट की बात करें तो 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। नेक्स्ट हो गया ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो नॉर्मली तो जो भी आप और जो आपके जो भी एक्सपेंसेस है दैट इज़ बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो वो सारे एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है अगर कोई वो बाहर एजेंसी अगर नॉर्मल पब्लिक को प्रोवाइड करती है तो सेम वो वैल्यू कंसीडर करी जाएगी एंड दैट शुड बी टैक्सेबल, राइट। लेकिन अगर वो ऑफिशियल टूर है देन जो एक्सपेंसेस है ओनली अगर जो फैमिली मेम्बर के हैं, अगर मान लो आप गए हो कंपनी के ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड बाहर कहीं पे कोई भी टूर पे गए हो और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हो वहाँ पे, तो जो फैमिली मेम्बर का जो एक्सपेंस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो टैक्सेबल हुआ जो भी उसका है, बट जो एम्प्लॉय का है दैट इज़ नॉट टैक्सेबल, राइट। नेक्स्ट आता है फ्री मील्स, टी एंड स्नैक्स। सो अगर कोई भी आपको चाय या कोई भी स्नैक्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो आपको मतलब एम्प्लॉयज़ को, सो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। एंड अगर कोई भी फ्री मील्स प्रोवाइड करे जा रही है इन अ रिमोट एरिया या कोई भी ऑफशोर इंस्टॉलेशन है तो वहाँ पे भी दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। एंड इसके साथ
यहाँ पे टी एंड स्नैक्स तो हो गए नॉट टैक्सेबल, बट अगर कोई फ्री मील्स प्रोवाइड करी जा रही है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो इट इज़ एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज़ पर मील। तो पर मील 50 रुपीज़ से एग्जेम्प्ट होगा। सपोज़ आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपको 3 मील्स वहाँ पे मिल रही है 150 पर मील्स, राइट, 3 मील्स, तो ये कितना हो गया आपका 450। तो 450 हो गया, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड वैल्यू होगी वो कितनी होगी 150 रुपये, और 300 रुपये जो है वो टैक्सेबल होगा। तो फ्री मील्स सिर्फ 50 रुपये तक एग्जेम्प्टेड है, और लेकिन अगर फ्री मील्स आपको रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे एरिया पे जाके मिल रही है तो वहाँ पे बिल्कुल कोई टैक्सेबल नहीं वो काउंट होगी, दैट शुड बी निल। एंड अगर आपको सिर्फ चाय या कॉफ़ी और स्नैक्स नॉर्मली ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड करे जा रहे हैं देन अगेन इट इज़ नॉट टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड के अगर कोई भी एक्सपेंसेस है जो भी आपने लाइक पे करे हैं, अगर एम्प्लॉयर ने आपके पे करे हैं आपके बिहाफ पे, तो वो सारे जो होंगे टैक्सेबल होंगे, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है। बट अगर आपने जो प्योरली जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ करा है फॉर ऑफिशियल पर्पस देन नथिंग इज़ चार्जेबल टू टैक्स। तो सिंपल, अगर आपके पर्सनल के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो और एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं देन इट इज़ टैक्सेबल। बट अगर वो कंप्लीटली होली इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस देन नथिंग इज़ चार्जेबल टू टैक्स। सेम विद द क्लब मेंबरशिप एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई मेंबरशिप ली है और उसके जो चार्जेस है पीरियोडिकल और एनुअल जो भी चार्जेस है वो रीइम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉयर देन इट इज़ टैक्सेबल। बट अगर आपने कोई मेंबरशिप कुछ ऐसा ज्वाइन करे, कुछ पेमेंट कर रहे हो दैट इज़ फॉर कंप्लीटली बिजनेस पर्पसेस देन नथिंग इज़ चार्जेबल टू टैक्स, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द सम रूल्स रिगार्डिंग द पर्क्यूसाइड्स। आगे और भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इस क्लास में जो भी डिस्कस करा है तो मेक श्योर ये प्रोविजंस याद रहे कि अगर फर्निश्ड हाउस है तो कितना जो टैक्सेबल होगा, अगर हम मील्स की बात करें तो कितना टैक्सेबल है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप अच्छे से आप इस जो क्लास को है समझे होंगे, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।